हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान, जिसमें 6 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां चैप्टर, जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो हम जानेंगे कि जल के संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जल संसाधन संसाधन का अर्थ क्या होता है? स्रोत। संसाधन का अर्थ क्या होता है? स्रोत। तो राजस्थान में जो जल के कौन कौन से स्रोत हैं? संसाधन का अर्थ क्या होता है? स्रोत। स्रोत। तो राजस्थान में जल के कौन कौन से स्रोत हैं? जैसे नदियां, झील, कुआं, तालाब, ये सब क्या है? ये जल के संसाधन है, ये जल के सब स्रोत हैं। तो हम सबसे पहले नदियों को पढ़ेंगे। नदियों को हम नाम देंगे अफवाह क्षेत्र। क्या बोलेंगे? अफवाह क्षेत्र। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का अफवाह क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का अफवाह क्षेत्र। तो हेडिंग डालो, राजस्थान का अफवाह क्षेत्र। राजस्थान के अफवाह क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि एक नाम देंगे हम अरब सागर अफवाह क्षेत्र, और दूसरा देंगे बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र, और तीसरा नाम देंगे हम जो राजस्थान के अंदर ही विलुप्त हो जाती है वो नदियां, यानी कि राजस्थान का आंतरिक अफवाह क्षेत्र। तो कौन कौन से हैं इसके अंदर? हमने 3 की बात करी थी। सबसे पहले अरब सागर अफवाह तंत्र, तंत्र बोलो या क्षेत्र बोलो एक ही बात है ना। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, और तीसरा पढ़ेंगे हम आंतरिक अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। अब ये क्या होता है? वह नदियां, ये तंत्र है ना, ये ठीक है। और क्या सही है? अरब अफवाह तंत्र, अरब सागर है ना। हाँ, तो इसको काट के सही कर लेना। ये लो, ठीक है। अरब सागर, अरब सागर अफवाह तंत्र, ठीक है। तो अरब सागर अफवाह तंत्र में क्या आएगा कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं, अरब सागर अफवाह तंत्र कहलाएगा। और वह नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं, वो क्या कहलाएगा? बंगाल का अफवाह क्षेत्र। और तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र, यानी कि वे नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं और ना ही अरब सागर में छोड़ती हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर ही समा जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक अफवाह तंत्र। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अरब सागर अफवाह तंत्र। यानी कि वे नदियां जो अपना जल कहाँ छोड़ती हैं? अरब सागर में छोड़ती हैं, वो अफवाह अरब अरब सागर अफवाह तंत्र कहलाएगी। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इधर माही नदी। कौन सी? माही नदी। और एक पढ़ेंगे अपन लूनी नदी के बारे में। दो दो के बारे में, लगभग सबके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, दो दो नदियों के बारे में। तो माही नदी, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल पहाड़ियां, एमपी से। विंध्याचल पहाड़ियां एमपी से इनका उद्गम होता है। ये पहाड़ियां कहाँ पर है? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और ये राजस्थान में 2 जिलों में बहती है। कौन से 2 जिले हैं? एक है हमारा बांसवाड़ा और दूसरा है प्रतापगढ़। बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ जिले में ये बहती है। और उसके बाद में गुजरात से होकर के ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब बांसवाड़ा की हमने बात करी थी, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, हाँ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये क्या बोलते हैं इसको, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर ये जो क्षेत्र आता है वो कांठल प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठल प्रदेश कहलाता है। और बांसवाड़ा के अंदर इस पर एक बांध बना हुआ है। बांसवाड़ा में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध, उसका नाम क्या है? हाँ, माही बजाज सागर। तो माही बजाज सागर, माही बजाज सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में माही नदी के ऊपर है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे दूसरी नदी, लूणी नदी। कौन सी है? लूणी नदी। एक मिनट, लूणी नदी से पढ़ने से पहले इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। तो माही की सहायक नदियां कौन सी हैं? माही की सहायक नदियां हैं, वैसे तो काफी हैं, लेकिन अपन दो दो के बारे में ही जानेंगे इन्हें। इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं सोम नदी, एक है सोम नदी, और एक है जाखम नदी। कौन सी है? जाखम नदी। सोम नदी निकलती है उदयपुर से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से। और जाखम नदी है, इसका उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। और ये नदियां आपको पता है डूंगरपुर के अंदर ये एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये तीनों नदियां माही, सोम और जाखम डूंगरपुर में ये त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां पर आदिवासियों का मेला बढ़ता है। वो कौन सा स्थान है? त्रिवेणी संगम बनाती है ना, त्रिवेणी संगम। कहाँ बनाती है ये तीनों नदियां? डूंगरपुर जिले के अंदर। डूंगरपुर जिले में कौन सी जगह? बेणेश्वर धाम। कौन सा? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम, जहां पर आदिवासियों का मेला बढ़ता है। तो ये तीनों नदियां कहां पर मिलती हैं? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर जिले में मिलती है। डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले में मिलती है। तो आपको ये याद रखना कि माही नदी है, माही नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़िया एमपी से होता है, और ये राजस्थान में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में बहती है। और यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का जो एरिया है उसे कांठल प्रदेश कहते हैं, और ये नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। बांसवाड़ा में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर। और माही की सहायक नदियां हैं सोम, जाखम। सोम नदी उदयपुर से निकलती है, जाखम नदी प्रतापगढ़ से निकलती है, और ये तीनों एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर, जहां पर आदिवासियों का मेला बढ़ता है। आदिवासियों का मेला बढ़ता है, आदिवासियों का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। माघ, माघ पूर्णिमा को, यानी कि होली के महापावन है, होली के पूर्णिमा, होली के ठीक एक महीने पहले यहाँ पर मेला बढ़ता है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लूणी नदी के बारे में। माही नदी होगी, अब पढ़ेंगे अपन लूणी नदी के बारे में। जिन्हें कूलर बंद कर दे। तो एक तो होगी थी अपनी माही नदी, होगी माही नदी। और अब अपन पढ़ेंगे लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी, लूणी नदी के बारे में जानते हो आप? नहीं। लूणी नदी का उद्गम अपने पुष्कर से होता है। पुष्कर में कहां पर? गोविंदगढ़ से। गोविंदगढ़ से दो धाराएं मिलती हैं, एक का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है साबरमती, सागरमती। दोनों का मिलन होने के बाद में ये लूणी नदी कहलाती है। और अजमेर से ये नागौर में बहती है, नागौर से आगे
पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से जालोर, और जालोर से बाद में ये गुजरात में जाकर के ये कच्छ के रण में गिरती है। तो ठीक है, तो लूनी नदी का हम उद्गम की बात करते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोविंदगढ़। कहाँ से होता है? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ कहाँ पर है? पुष्कर के पास। गोविंदगढ़, हम पुष्कर लिख देंगे कोष्टक में ना, पुष्कर, तो आपको याद आ जाएगा, पुष्कर, गोविंदगढ़। यहाँ पर ये दो धाराओं के मिलने के बाद में इसका नाम लूनी पड़ती है। दो धाराएं कौन सी है? समझ लो, ये लो, ये दो धाराएं, और उसके बाद में से ये लूनी बनती। तो ये दो धाराएं कौन सी हैं? 1 नंबर और 2 नंबर। एक का नाम बताया मैंने, क्या बताया जस्ट अभी? हाँ, सरस्वती, सरस्वती। और दूसरी धारा का नाम क्या बताया मैंने? हाँ, साबरमती नदी अलग है, ये सागर है, ये सागरमती। तो दो नदियों, दो धाराओं के मिलने के बाद ये नदी यहाँ से लूनी नदी कहलाती है। और ये अजमेर, अजमेर के बाद में पाली, अजमेर, फिर नागौर, पाली, जोधपुर, और अभी जो लेटेस्ट नया जिला बड़ा बालोतरा, बालोतरा के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में ये गुजरात में जाकर के कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो इसका समाप्त कहाँ पर होती है? समाप्त देख लेते हैं। इसका समाप्त होती है ये कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में ये गिरती और समाप्त हो जाती है। इससे पहले बालोतरा तक तो इसका जल मीठा होता है। ये एक ऐसी नदी है जो आधी तो ये खारी है और आधी ये मीठी है। यानी कि बालोतरा तक, अभी जो नया जिला बना ना बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा तक तो इसका जल मीठा रहता है, लेकिन बालोतरा के बाद में इसका जल है जो खारा हो जाता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि बालोतरा में क्या है, एक पचपदरा झील है, पचपदरा, ये पचपदरा झील में गिरती है। पचपदरा झील में गिरने के बाद इसका जल कैसा हो जाता है? गिरने के बाद इसका जल खारा हो जाता है, जल खारा हो जाता है। और जब अपने अजमेर पुष्कर के अंदर जब ज्यादा बारिश हो जाती है ना, तो बालोतरा के अंदर बाढ़ के हालात बढ़ जाते हैं। बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है। अब वहां बाढ़ क्यों आती है? कि नदी का पेटा, बालोतरा शहर तो है नीचे, शहर तो बसा हुआ नीचे, और नदी का भाग है ऊपर, तो ज्यादा पानी आने की वजह से क्या, शहर में चला जाता है। समझ लो कि ये है, ये तो है शहर, क्या है, ये तो है बालोतरा शहर, और ये नदी इसके धरातल से ऊपर होकर के ऐसे बहती है। तो ज्यादा जब बारिश आ जाती है तो पानी इधर आ जाता है, तो यहाँ पर बाढ़ की हालत हो जाती है। तो आपको इतना याद रखना कि लूनी नदी है, लूनी नदी गोविंदगढ़ से निकलती है, दो धाराओं से, सरस्वती और सागरमती से, और इसका समापन कच्छ की खाड़ी में होता है। बालोतरा तक तो इसका जल मीठा रहता है, और बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि बालोतरा के जस्ट बाद में पचपदरा झील है, तो पचपदरा झील में गिरने के बाद इसका जल है जो खारा हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। लूनी की सहायक नदियां कौन सी? लूनी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, तो लूनी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं जोजड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सागी, सूकड़ी। ये सब क्या है? ये एक जवाई नदी जिस पर जवाई बांध बना हुआ है, ये सब नदियां क्या हैं? ये लूनी की सहायक नदियां। तो आपको याद रहेगा। तो अपना अरब सागर अफवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं हम बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। देखो, हम बार बार बोल रहे अफवाह, अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र क्या होता है? जैसे कि एक नदी का अफवाह तंत्र, जैसे समझ लो ये पहाड़ी है, ये क्या है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, और ये पूरा मैदानी भाग है, ये क्या है, मैदानी भाग। तो एक नदी
जैसे कि ये नदियां यहाँ से निकल रही हैं, इधर से आ रही हैं, ये समझ लो नदी है पूरी। तो ये क्या है, एक नदी जिस एरिया से जल लेकर के आती है वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र। जैसे कि समझो कि ये इधर एक दूसरी नदी निकल रही है, ये समझ लो कि ये इधर अरब सागर में जा रही और ये कहाँ जा रही है, इधर बंगाल की खाड़ी में जा रही। तो ये जो एरिया है जो इन दोनों का जल क्षेत्र को अलग अलग कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? जल विभाजक। क्या बोलते हैं इस एरिया को? हम क्या बोलेंगे? जल विभाजक। जल विभाजक, जल विभाजक रेखा। क्या बोलेंगे इसको? जल विभाजक रेखा। यानी कि वो जल को अलग अलग भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी अथवा क्षेत्र। आपने कहा कि हम दो दो नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे ना। एक है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बताओ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां राजस्थान की? बता। अफवाह क्षेत्र, तंत्र बोलो या क्षेत्र बोलो, एक ही बात है। हाँ, कौन कौन सी नदियां? एक दो के नाम। चंबल और नहीं, गंगा राजस्थान में गंगा थोड़ी बहती है। हाँ, एक बात करेंगे अपन इसके अंदर चंबल की, ठीक है, और एक बात करेंगे हम बनास की। दो नदियों के बारे में ही हम पढ़ने वाले, चंबल नदी और दूसरी बनास नदी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले चंबल नदी की। चंबल नदी, ये लो, चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़िया महू एमपी से होती है, जहां पर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू एमपी के अंदर, वहीं से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके उद्गम के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़िया महू एमपी से। कहाँ से? जनापाव पहाड़िया एमपी से। जनापाव पहाड़िया, ये भी विंध्याचल जो पहाड़ियां है उसी का ही भाग है ना। कहाँ से? महू। महू कहाँ है? एमपी के अंदर। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और ये राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बेने के बाद ये यूपी में चली जाती है। यूपी में इटावा के पास में ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना वापस अपना जल गंगा नदी में छोड़ती है और गंगा नदी वापस आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। तो ये जो नदी है ये राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोगढ़ के पास में। कहाँ पर? भैंसरोगढ़। वहां पर ये जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात, जलप्रपात, जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात क्या होता है? जलप्रपात नदी के द्वारा मतलब पानी नीचे गिर गिर के एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देती है। ऊंचाई से पानी जहाँ गिरते हैं, जैसे कि ये समझ लो कि ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है। यहाँ पर ये नदी बह रही है, क्या है? नदी बह रही है और यहाँ से एकदम नीचे जो ऐसे मतलब खाई आ गई, ये खाई आ गई, यहाँ से क्या ये पानी गिर रहा है पर फिर ये आगे ऐसे बह रहा है। तो ये क्या है? ये यहाँ से पानी जो गिर रहा है ये क्या कहलाता है? जलप्रपात। ऊंचाई से पानी जो गिरता है उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात। तो चंबल नदी है वो एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है? चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है भाई? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, ये याद रहेगा।
ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात, ठीक है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चुलिया जलप्रपात है। कहाँ पर है? बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी के ऊपर है। और चंबल नदी पर ही चित्तौड़गढ़ के अंदर रावत बाटा में रावत बाटा बांध बना हुआ है। क्या राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो इसके ऊपर कुल 4 बांध है। एक आता है मंदसौर के अंदर, मंदसौर एमपी के अंदर, एक आता है अपना रावतबाटा के अंदर, और दो आते हैं कोटा के अंदर, है ना। तो जो मंदसौर के अंदर है उसको बोलते हैं गांधी सागर, और जो रावतबाटा में है उसको बोलते हैं राणा प्रताप सागर, और जो कोटा और बूंदी की सीमा पर है उसे बोलते हैं जवाहर सागर, और कोटा के अंदर है कोटा बैराज, जो अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, नदी परियोजना के तहत विस्तार से पढ़ने वाले, तो अपन उसकी चर्चा वहाँ दोबारा करेंगे। चंबल नदी कहाँ से? कोटा से लेकर के, कोटा से लेकर के धौलपुर तक, कोटा आगे, कोटा से आगे बूंदी, बूंदी से आगे सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर तक। धौलपुर तक ये जमीन को है जो काट देती है, कटी फटी जमीन का निर्माण करती है। उसको क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि। क्या बोलेंगे? उत्खाद भूमि, उत्खाद, उत्खाद भूमि, उत्खाद भूमि कहते हैं, बीहड़ भूमि कहते हैं, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफी। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी। यानी कि समझो कि ये नदी है, या बता देता हूँ, ये नदी बह रही है, तो ये इसके आसपास का एरिया ना ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि, बीहड़ भूमि, टोपोग्राफी, या हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, बेडलैंड भूमि, बेडलैंड, बेडलैंड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेडलैंड टोपोग्राफी। पूरा नाम क्या है इसका? बेडलैंड टोपोग्राफी। हाँ, इधर बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी। तो आपको याद रहेगा बेडलैंड टोपोग्राफी क्या है? कोटा से लेकर के धौलपुर तक जो इस चंबल नदी के द्वारा जो कटा फटा जो भूभाग है उसको उत्खाद भूमि बोलते हैं, बीड़ भूमि बोलते हैं, उसको बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। और ये नदी, इसका समापन कहाँ पर होता है? यूपी के अंदर इटावा के पास में ये यमुना में मिल जाती है। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं इसका समापन, समाप्त। समाप्त कहाँ पर होती है? ये इटावा के पास में। इटावा एक शहर है यूपी के अंदर, इटावा यूपी, यूपी में यमुना में मिल जाती है। किसमें मिलती है ये? यमुना, यमुना नदी में गिरती है, यमुना नदी में। और यमुना नदी अपना जल है जो गंगा नदी में ले जाकर के छोड़ती है, और गंगा नदी आगे ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ता है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल छोड़ती है। इस तरह से इसका जल यहाँ तक पहुंचता है। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? मोटे तौर पर चंबल की 3 सहायक नदियां हैं। एक है बनास, और एक है काली सिंध, एक है पार्वती। मोटे तौर पर चंबल की 3 सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां कितनी बताई थी मैंने?
मोटे तौर पर 3। कौन कौन सी हैं? एक का नाम बताया था मैंने, कौन सी बताई? बनास। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से। और एक है पार्वती, और एक है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, बनास नदी और पार्वती और काली सिंध नदी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से। तो सबसे पहले अपन इसके उद्गम की बात करते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से। खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से। गजब की बात बताऊं, खमनोर की पहाड़ियां से जहां से इसका उद्गम स्थल होता है, ये इसका उद्गम होता है बनास नदी का, वहां पर 2010 में मैं जाके आया था। 15 अगस्त के दिन में वहां घूमने के लिए गया था खमनोर की पहाड़ियां से। तो ये स्थान मेरे आंखों देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल हो गया। अब ये नदी, इसका क्षेत्र कहाँ है? इसका भाव क्षेत्र राजमंद। राजमंद से जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में जाने के बाद ये चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर में रामेश्वर स्थान है जहाँ पर ये उसमें मिल जाती है। बनास नदी पर एक त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पर एक त्रिवेणी संगम है, या हम यूं कह सकते हैं बनास की सहायक नदियां। बनास की सहायक नदियां, ये लो, इसकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन सी? बनास की सहायक नदियां हैं, एक है कोठारी नदी, एक है मेनाल नदी, और एक खारी नदी, और कौन सी है? कोठारी हो गया, मेनाल हो गया, खारी होगी, एक बेड़च होगी। अब ये नदियां, इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी निकलती है दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से। कहाँ से निकलती हैं? दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से। दिवेर की पहाड़ियां राजमंद से। और मेनाल नदी मेनाल से निकलती है, क्योंकि मेनाल कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ में आता है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की सीमा पर। ठीक है, तो मेनाल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर। तो हम डायरेक्ट भीलवाड़ा को हटा देंगे, हम चित्तौड़गढ़ याद रखेंगे। तो मेनाल नदी कहाँ से निकलती है? ये चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़। खारी नदी कहाँ से निकलती है? खारी नदी अपने यहाँ देवगढ़ से निकलती है। बिजराल की पहाड़ियां देवगढ़ से। बिजराल की पहाड़ियां देवगढ़ से, और ये भी किस में है? राजमंद में। और बेडस नदी कहाँ से निकलती है? बेडस नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है। ये निकलती हैं गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। ठीक है, तो इतना आपको याद में रहेगा। हम बात कर रहे थे किसकी? बनास नदी की। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से होता है, और इसकी सहायक नदियां हैं कोठारी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, मेनाल मेनाल चित्तौड़गढ़ से निकलती है, और खारी देवगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। देवगढ़ में भी कहा? बिजराल की पहाड़ियों से है ना। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती हैं। बनास नदी पर ही 2 बांध बने हुए हैं।
बनास नदी पर ही 2 बांध बने हुए, जिसका नाम आपने सुना होगा बिशनपुर बांध, जो कहाँ पर है, टोंक में, है ना। तो इस नदी पर 2 बांध बने हुए, एक है बिशनपुर, दूसरा है इसरदा बांध। बिशनपुर बांध, बिशनपुर बांध कहाँ पर है, टोंक जिले के अंदर। जिसका निर्माण किसने करवाया था, बिशनपुर बांध का निर्माण किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ, चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ ने इनका निर्माण करवाया था। बिशनपुर बांध हो गया। एक है इसरदा बांध, इसरदा बांध, इसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो याद रहेगा, बनास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक है बिशनपुर बांध टोंक में और इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर। और बनास नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, बनास नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। ये कहाँ बनता है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर बनता है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। जहाँ पर त्रिवेणी का मतलब होता है 3 नदियां मिलती हैं। त्रिवेणी का मतलब क्या होता है, 3 नदियों का मिलन। तो बिगोद भीलवाड़ा में 3 नदियां कौन कौन सी मिलती हैं, तो एक तो ये खुद हो जाएगी, कौन सी, बनास नदी, और एक है यहाँ पर मेनाल नदी, और एक आती है तीसरी बेडस नदी, बेडस नदी। तो ये 3 नदियां यहाँ पर संगम बनाती हैं। और इसका समाप्त कहाँ पर होता है, चंबल नदी, बनास नदी का समापन कहाँ पर होता है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका समाप्त होता है कहाँ पर, सवाई माधोपुर के अंदर ही रामेश्वर, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, जहां पर भी त्रिवेणी संगम स्थल बनता है। यहाँ पर भी रामेश्वर में भी त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ त्रिवेणी यानी कि 3 नदियां का मिलन होता है। यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनता है वो 3 नदियां कौन सी हैं, देखो, त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम। यहाँ पर रामेश्वर के अंदर त्रिवेणी संगम में यहाँ पर 3 नदियां कौन सी मिलती, बहुत ही इजी है ना। रामेश्वर ने बीएससी कहाँ से की, बहुत ही इजी, बीएससी कैसे याद रखोगे, बीएससी, बे से क्या हो जाएगी, बनास, से हो जाएगा सीप, और सी से हो जाएगा चंबल, चंबल नदी। ठीक है, तो इतना याद रहेगा कि बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद के अंदर। 3 नदियां कौन सी मिलती है, बनास नदी, मेनाल नदी और बेडस नदी। और बनास नदी का समाप्त होती है रामेश्वर के अंदर। रामेश्वर कहाँ था, सवाई माधोपुर के अंदर। ये यहाँ पर चंबल नदी भी मिलती है, यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। वो त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां आती हैं, बीएससी, बनास, सीप और चंबल नदी। तो इसके साथ में ये अपनी बनास नदी तो कंप्लीट हो गई, और इसके साथ में भी बनास नदी हो गई। अब पार्वती की बात करेंगे हम, पार्वती नदी के बारे में, और उसके बाद में अपन कालीसिंध नदी के बारे में पढ़ेंगे। चलो, पार्वती और कालीसिंध है। तो हम पढ़ रहे थे दूसरा वाला टॉपिक, बंगाल की खाड़ी वाला ना, बंगाल की, सॉरी बंगाल खाड़ी नहीं, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अपवाह,
अपतंत्र। ठीक है, इसमें हमने पहले क्या पढ़ लिया था, चंबल का पढ़ लिया था, और चंबल की अपन सहायक पढ़ रहे थे, चंबल की सहायक नदियां, चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे थे, चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे थे। इसमें से हमने क्या पढ़ लिया, एक तो क्या पढ़ लिया, बनास पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे कौन सी, पार्वती, पार्वती नदी। पार्वती नदी एमपी से एमपी के सीहोर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है, एमपी में इसका उद्गम होता है, एमपी में कहाँ पर, सीहोर से, सीहोर से इसका उद्गम स्थल है, उद्गम होता है। और ये नदी राजस्थान में 12 जिला में बहती है। कहाँ पर बहती है ये, राजस्थान में 12 जिला में, 12 जिला में बहने के बाद में ये कोटा बूंदी की सीमा पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो 12 जिले में ये बहती हैं। आपको इतना ही याद रखना है, इसमें और ज्यादा नहीं है ना। और तीसरी जो नदी थी वो कौन सी थी, बनास, पार्वती और काली सिंध, है ना, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम एमपी से ही होता है। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, एमपी से। एमपी में भी कहाँ से, देवास से। कहाँ से होता है, देवास, एमपी से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में झालावाड़ जिले में बहती हैं। किसमें, झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले में आपने एक दुर्ग का नाम सुना होगा, घाघरोन दुर्ग। कौन सा, घाघरोन दुर्ग। झालावाड़ में घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग जो कि एक जल दुर्ग है ना, जो कि 2 नदियों के मुहाने पर स्थित है। एक तो काली सिंध है और एक यहू नदी है। काली सिंध और यहू नदियों के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग है, घाघरोन दुर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि घाघरोन दुर्ग कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है काली सिंध नदी पर। इसको क्या हो गया भाई, इसको चालू कर दे, इसको क्यों बंद कर रखा, ये चुप चुप क्यों कर रहा भाई। चलो ठीक है, थोड़ा सा और है ना, इसको क्या हुआ, लाइट कर रही, हाँ अब हो गया, पहले बताना चाहिए। चलो ठीक है ना। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, अब रही है आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदियां। 2 हो गया, अब तीसरा पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो तीसरा रह गया अपना, जो राजस्थान में ऐसी नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है, ना ही अरब सागर में छोड़ती है, राजस्थान में ही समा जाती है, उसको बोलते हैं आंतरिक अपवाह की नदियां। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदियां, अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह क्षेत्र, वे नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में छोड़ती हैं और ना ही अरब सागर में छोड़ती हैं, वो किस में आती है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र में आती है। इसके अंदर हम, इसमें भी हम 2 नदियों के बारे में जिक्र करने वाले। ये कौन कौन सी नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है, ना ही अरब सागर में छोड़ती हैं। ये नदियां हैं, एक है घग्गर नदी, नाम सुना होगा आपने, घग्गर नदी। एक है कातली नदी, है ना, घग्गर नदी, कातली नदी, एक है बाणगंगा। हम ज्यादा नहीं, इन 3 नदियों के बारे में ही जिक्र करेंगे। एक आती रूपारेल भी आती है, और एक मेढ़ा नदी भी आती है,
मेढ़ा नदी, है ना। बस एक रूपनगढ़ भी आती है, काफी हो गया। यानी ऐसी नदियां जो ना तो बंगाल की खाड़ी में जाती है ना ही अरब सागर में जाती है, वो अपना जल या तो जमीन में ही समा जाता है या किसी झील में गिर जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घग्गर नदी की। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से होता है। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में प्रवेश ये हनुमानगढ़ जिले में करती हैं और हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हैं और गंगानगर में ये भूमिगत हो जाती हैं। अगर शिवालिक की पहाड़ियों में ज्यादा बारिश आ जाती है तो इसका जल हनुमानगढ़ से गंगानगर से आगे पाकिस्तान में चला जाता है और पाकिस्तान में लाहौर के अंदर वहां पर बाढ़ के हालात बढ़ जाते हैं। यानी कि शिवालिक पहाड़ियों में ज्यादा बारिश हुई तो पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। तो ये राजस्थान में कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर, श्री गंगानगर, ये दो जिले में बहती है ना गंगानगर। आपने एक नाम सुना होगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक सभ्यता है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। वो इसी नदी के किनारे ना। तो कौन सी है एक सभ्यता? हम कहेंगे हनुमानगढ़ के अंदर कालीबंगा इसी नदी के किनारे पर स्थित थी। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे थी और इसका प्राचीन नाम, इस नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? सरस्वती नदी। क्या था? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। इसकी पहचान प्राचीन सरस्वती नदी से की जाती है और हनुमानगढ़ के अंदर इस पर कालीबंगा सभ्यता थी। घग्गर नदी हो गया। उसके बाद में दूसरी नदी है अपनी कातली नदी। कातली नदी, कातली नदी कहां पर बहती है? सिक्कर के अंदर। कौन से जिले में? खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। इसका उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। ठीक है, इसका उद्गम स्थल होता है और ये थोड़ी सी 100 किलोमीटर बहने के बाद में ये अभी जो नया जिला बनाना है नीम का थाना, उसमें ये समा जाती हैं। और इस नदी के किनारे यहाँ पर भी एक सभ्यता मिली थी जिसका नाम था गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कौन से जिले में आती है? नीम का थाना जो भी नया जिला बना था ना, उसके अंदर ये सभ्यता आती है। तो कातली नदी के किनारे यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से हमारे को पत्थर का बना हुआ बांध मिला है ना। पत्थर का बना हुआ बांध मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक तीसरी और एक और पढ़ लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद अपनी कहानी खत्म। बाणगंगा जो नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियां कहाँ पर आती हैं? जयपुर के अंदर। यहाँ से इसका उद्गम होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पांडवों में थे ना अर्जुन ने तीर चला करके इस नदी का उद्गम किया था, इसीलिए इस नदी का नाम क्या रखा है? बाणगंगा नदी रखा था। ये नदी जब जयपुर में जो अपना राष्ट्रीय घना पक्षी विहार है उसमें जाकर के ये नम भूमि का निर्माण करती है।
तो इसका समापन कहाँ पर होता है या इसका ये समाप्त कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे घना पक्षी विहार भरतपुर है ना, घना पक्षी विहार भरतपुर में इसका समापन हो जाता है। और वहां पर घना पक्षी विहार में ये क्या क्या करती हैं, नम भूमि का निर्माण करती है। नम भूमि का मतलब दलदली भूमि का यह निर्माण करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो बचा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं ये कमेंट करके आपको जरूर बताना। धन्यवाद।